हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बेसिक्स में जो बहुत काम आता है चैप्टर वेक्टर्स, उसके बारे में। इस चैप्टर के सारे जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हम अच्छे से समझेंगे जितना में हमारा फिजिक्स में काम चलेगा। और बाकी का जो वेक्टर मेनली पढ़ना होता है, आपको मैथ्स में पढ़ना होता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में। यहाँ पे बस हम बेसिक पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप प्रिपेयर करते रहो। नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आएगा, ऐसा हम सभी का उम्मीद है। और वैसे भी एक रिक्रूटमेंट साइकिल ख़त्म हुआ है, तो और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको मटेरियल्स वगैरह और साथ ही ये सारी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो हम अपनी क्लासेस में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इस बात पे हम टाइम कम से कम अपना लेते हैं और साथ ही हम फोकस करेंगे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जो है वो बने। तो चलिए, एक तरह से रिवीजन क्लास भी होगा और जो लोग नया से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, हम वेक्टर में जाने से पहले फिजिकल क्वांटिटी पहले सबसे पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी मतलब क्या, किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करना, मतलब किसी चीज़ को एक नंबर देना। जैसे कि आप बोलते हो जैसे 10 पेन या 1 लीटर दूध, ये सब किस बेसिस पे, मतलब हम लोग कैसे उसको ये कर रहे हैं, उसको हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं कि ये दूध है, दूध का क्वांटिटी क्या है, हम उसको क्वांटाइज कर रहे हैं कि ये 10 लीटर इसकी क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन आप अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। तो बस यही हो जाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी कोई भी। साथ ही अब नेक्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक पहली होती है हमारी स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले से डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है ताकि हमारा क्लास में टाइम बचे, तो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, थोड़ा बहुत पहले से लिखा हुआ और साथ ही जो क्वेश्चंस वगैरह या फिर कुछ प्रूफ वगैरह है वो सब हम साथ साथ करेंगे, जिससे देखते समझते चलेंगे। थियोरी अगर लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो क्लास में अगर लिखेंगे तो क्लास हमारा फालतू का ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो जैसे कि आप पढ़ते आ रहे होगे, आप 11th में पढ़े होगे। आप सबसे पहले तो हम 9th में इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर, वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास बस एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे दूध की, तो दूध की क्वांटिटी है 1 लीटर दूध है, तो दूध का क्वांटिटी है, बस डायरेक्शन उसका ये कुछ नहीं है, उसमें बस हमें मैग्नीट्यूड मिलता है एक ये का। तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें बस मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसी सारी क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर कहलाती हैं। तो आई होप आपको स्केलर क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है हमारा, इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब ये जो स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट है हमारा मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है, दोनों में ही हम लोग इसको इक्वली वेटेज देते हैं। देखिए, a scalar is a real number that represents a quantity that has magnitude but not direction, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। यहाँ पे देखिए की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए आप इसे समझ सकते हैं। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। आपने नहीं सुना हो कि 25 डिग्री सेल्सियस ईस्ट या फिर ऐसा कुछ आप नहीं देखेंगे टेम्परेचर के साथ। सेम चीज़ आता है मास के साथ, केजी, तो आप कभी भी केजी के साथ कोई डायरेक्शन नहीं देखेंगे। साथ ही कुछ क्वांटिटी जो हम लोग मोशन में डील करते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर। वेक्टर जो जिस टॉपिक पे हम सबसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो वेक्टर ही है। तो देखिए वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने स्केलर पढ़ा उसमें बस मैग्नीट्यूड होती है, तो साथ ही वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, एक वेल स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जैसे अगर स्पीड को दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड के साथ एक डायरेक्शन जोड़ दें हम टुवार्ड्स ईस्ट, यानी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसे केस में स्पीड हमारी वो वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जब डायरेक्शन के साथ दिया हो तो वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जब भी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन
जो हमारे होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ये कंपलसरी है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, वेक्टर इज अ मैथमेटिकल एंटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे एक चीज हमारा छूटा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन की कुछ लॉज होती हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे, उन लॉज को फॉलो करना चाहिए, तभी इसको हम लोग बोलेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है लॉज को, तो उस केस में ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए एक चीज ले सकते हो, जैसे लाइट, जब लाइट हमारा ट्रैवल करता है तो लाइट लाइट का हम बोल सकते हैं एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, लेकिन लाइट फिर भी एक, लाइट का स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कभी भी जब अगर लाइट के जैसे यहाँ पे एक लाइट इधर से आ रही है, एक लाइट समथिंग मान लो इधर से आ रही है, दो लाइट रेज आ रही हैं दोनों सी के स्पीड के साथ। अब ऐसा नहीं होगा, इस पॉइंट पे आके अगर हम वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी आगे इस लाइट रे की स्पीड होगी, अगर दोनों एक रे एक साथ जाती हैं तो यहाँ पे स्पीड जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन सी होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको पता होगा, लाइट से ज़्यादा स्पीड कोई नहीं हो सकती, सी से ऊपर लाइट की स्पीड नहीं हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड है और यही टोटल स्पीड भी है, ये हमारा वैक्यूम में होता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन रखने के बाद भी ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ध्यान रखना है, हमारे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो वेक्टर की होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। ये इसकी यहाँ पे हेड होती है और ये इसकी टेल होती है वेक्टर की। ये रखते हैं हमेशा ये फाइनल पॉइंट की तरफ, जो फाइनल पॉइंट होता है, और ये हमारा होता है इनिशियल पॉइंट की तरफ। तो ये होता है हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद अगला देखते हैं, द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो देखिए हमारा जो वेक्टर का ये यहाँ पे लेंथ है, तो ऐसा नहीं है कि हम रैंडम कुछ भी लेंथ ले लेंगे। ये जो लेंथ है इतना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और जो एरो का हेड है ना, ये डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि हेड इधर की तरफ है, हेड हमारा इधर है, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर हम लोग ऐसे देखें अब अपने पेज के में, तो ये होता है ना हमारा ईस्ट, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, या आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस के टर्म में बोलो तो आई कैप की तरफ में है इस वेक्टर का डायरेक्शन। तो ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो ये हमारा होता है कंपोनेंट। वेक्टर जो भी होता है, वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक रिप्रेजेंटेशन है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। जैसे कि आपको पता होगा, टोटल 3 हमारी एक्सिस होती हैं, जैसे एक ये और एक हमारी तीसरी एक्सिस आ जाती है। अगर इसको हम लोग वाई नाम देते हैं, इसको एक्स देते हैं, तो ये हमारी जेड एक्सिस होती है। तो हमारी 3 एक्सिस होती हैं टोटल। तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी भी वेक्टर को, अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है कहीं भी, मान लो एक वेक्टर है, कोई भी एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को हम लोग इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पे जो हमारी ये आई कैप जे कैप और के कैप है, ये डायरेक्शन को बताती है। जैसे आई कैप जो है हमारे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बता रही है, जे कैप जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन को, और के कैप सिमिलरली जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताती है। और उसके साथ साथ जो अटैच्ड है ए एक्स ए वाई ए जेड, ये तीनों हमारे मैग्नीट्यूड है उस डायरेक्शन में। तो जैसे ये वेक्टर ए वेक्टर जो हमारा है ना ए, इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में है, कुछ कंपोनेंट जेड में है, कुछ कंपोनेंट वाई में है। हर डायरेक्शन में इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट के टर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे वो थोड़ी देर बाद आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक बार बात करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो देखिए क्या होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएगा। पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ली जाती है। जैसे कि किसी भी एक, मान लीजिए गिवन टाइम पे जो पार्टिकल है वो किसी पी पॉइंट पे है, तो वो पी पॉइंट पे है ना, तो उसकी पोजीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन को और उस पी पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और डायरेक्शन देने के लिए जो हमारा एरो का हेड होगा वो हमेशा पॉइंट पी पे होगा, क्योंकि हम ओरिजिन से उस पार्टिकल के डायरेक्शन को मेजर कर रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट हमारा पार्टिकल का डायरेक्शन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया है, पी और पी डैश। देखिए पहला पॉइंट पी है, तो पी के लिए हमने ओपी, यहाँ से पी का पोजिशन वेक्टर हो गया। और ये हमारा ओपी डैश, कोई पॉइंट पी डैश है स्पेस में, उसका ये पोजीशन वेक्टर ओपी डैश हो गया। इसको हमने नाम दे दिया है ओपी को आर,
और OP डैश को R डैश। तो ये हो गया हमारा दो पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर जितना चेंज होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या चेंज हुआ, तो देखिए चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन वेक्टर जो हमारा है वो है R। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हो, पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो S, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब OP डैश वेक्टर माइनस OP वेक्टर, इसी को हमने लिखा है R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगली बात देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कभी भी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ही डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। यह मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारा एक पार्टिकल है, वो कुछ ऐसे गया एक सर्टेन पॉइंट, लेट से P, फिर P से गया Q, और ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है। और फिर देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट होगा इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का, जो S इसका डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल। तो देखिए इस केस में अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं O को, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, पहले S1 प्लस S2, तो डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो S1 प्लस S2, ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस O और Q इस पॉइंट के बीच का जो भी दूरी होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली अगर ये मूव किया है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम, ये हमारा हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो S1 प्लस S2 है ना, ये हमेशा इस क्वांटिटी से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। इक्वल मैक्सिमम तब हो सकता है जब एक ही सिंगल लाइन में ट्रेवल किया हो, उस केस में इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ जाके इसने डायरेक्शन चेंज करा है, तो उस केस में ये आपका लेस देन होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वेक्टर्स की इक्वालिटी और कोलिनियरिटी। तो देखिए क्या होता है, जैसे दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज सेम हो। अगर खाली मैग्नीट्यूड सेम हो या खाली डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे केस में हम वेक्टर्स को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। इक्वल तभी होंगे, जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम है, इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम। ऐसे केस में हम इनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तब भी इक्वल नहीं होंगे, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी इक्वल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन कोलिनियरिटी के केस में क्या होता है, वेक्टर्स कोलिनियर कब हो सकते हैं, जब दोनों या तो पैरेलल हो या सेम लाइन में हो। जैसे कि स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर हैं जो कि पैरेलल हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में रहें स्टार्टिंग में। देखिए एक वेक्टर यहाँ पे लेट से ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के तो ये हमेशा कोलिनियर होंगे। आप किसी भी वेक्टर को स्पेस में कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हो, ये कोलिनियरिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। और अगर एक लाइन में सेम लाइन में दो वेक्टर हैं तब भी ये कोलिनियर होंगे, क्योंकि सेम लाइन में है तब भी पैरेलल तो हैं ही। तो कोलिनियर होने का कंडीशन यह होगा, या तो पैरेलल हो या फिर सेम लाइन पे लाई करते हो। साथ ही एक कॉन्सेप्ट और हम देख लेते हैं, कोप्लेनर। आगे उसको हम देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। को लीनियर का मतलब होता है सेम लाइन में लाई करना, तो यहाँ पे लाइन मैटर नहीं करता है 3D स्पेस में, अगर पैरेलल वेक्टर हैं तब भी कोलिनियर होते हैं। लेकिन कोप्लेनर के केस में क्या होता है, कोप्लेनर तब बोलते हैं जब दो वेक्टर सेम प्लेन में हों। जैसे कि मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, ये हमारा लेट से y, ये x, यहाँ पे कोई एक वेक्टर है xy एक्सिस में, और कोई दूसरा वेक्टर है यहाँ पे लेट से a, लेट से b। तो ये दो वेक्टर जो हैं ये हमारे अगर सेम ये प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि ये XY प्लेन में है तो ये दूसरा वेक्टर भी XY प्लेन में ही लाई करना चाहिए, ऐसे केस में ये हमारे वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। जैसे मान लो a को अगर किसी ने लिखा है ax i कैप प्लस ay j कैप, तो उस केस में b का भी दोनों कंपोनेंट आएगा bx i कैप प्लस by j कैप। इसका भी इसी प्लेन में रहना कंपलसरी है, तभी ये कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। जैसे किसी वेक्टर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस केस में क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू, अब नंबर्स के साथ देखते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इस पूरे वेक्टर को हम ए को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू वेक्टर है, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो देखिए क्या होगा, इधर सारे जितने भी वेक्टर्स हैं ना, इनके मैग्नीट्यूड में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप प्लस 25k कैप, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 टाइम्स टोटल हो जाएगा इस वेक्टर का। तो यही डिफरेंस आता है किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे हमने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, हम अगर ए को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू ए, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो वेक्टर होगा -3i कैप -4j कैप -5k कैप, ऐसा कुछ वेक्टर आएगा। तो देखिए क्या होगा, इस केस में इसको अगर हम माइनस कॉमन लेकर बाहर लिख रहे हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सेम चीज़ है। तो ये क्या है, माइनस ऑफ वेक्टर ए, यही चीज़ हमने यहाँ पे शुरू किया था, -1 इंटू है। तो देखिए अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो हमारा माइनस ए वेक्टर किधर आएगा, ठीक इसके अपोजिट वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वो हमारा हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, यानी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो यही होता है, अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, और जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतने टाइम ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है, साइन डायरेक्शन को बदलता है और जो नंबर रहता है, नंबर बदलता है मैग्नीट्यूड को। अब आगे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स की। तो देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे हम इसको 2 डायमेंशन में पहले समझते हैं। देखिए जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप, कोई हमारा वेक्टर है। तो इस वेक्टर यहाँ पे कहीं पे अगर स्पेस है हमारा, ये y ये x, तो इस स्पेस में वेक्टर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर a। तो इस वेक्टर की हमारी 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन ये होगा यहाँ पे x एक्सिस से, ये जो हमारा है इसके साथ यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। हमारा जो इस वेक्टर का यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड आएगा ना, ये आएगा इस वेक्टर का ay, और यहाँ पे आएगा ax, और साथ ही इसकी कुछ एंगल थीटा आएगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो ay होता है हमारा, अगर ये थीटा है और ये a है, तो आपको कंपोनेंट लेना आई थिंक आता होगा। तो देखिए अगर ये a है और ये थीटा है, तो इसके जो एडजेसेंट वाला है ये होगा, ये हमारा हो जाता है क्या, a cos थीटा, ax जो हमारा होगा वो a cos थीटा के इक्वल हो जाता है। साथ ही हमारा जो ay वाला कंपोनेंट होगा इधर वाला, अगर जैसे कि देखिए ये हमारा a है, तो जैसे हम कंपोनेंट लेते आ रहे हैं हमेशा से, कंपोनेंट जब लेते हैं, ये थीटा है ये a है, तो इसके अपोजिट वाला ये जो होता है a साइन थीटा हो जाता है। ये इसको आप समझिए, ये a साइन थीटा है और ये इसका पैरेलल जस्ट है, सेम इक्वल ही है, तो इसलिए ये भी a साइन थीटा हो जाएगा। तो ay इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का इक्वल हो गया। तो हमारा अब देखिए क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड हमें पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड अगर बात करें वेक्टर ए की, तो वो तो आ जाएगी आपको डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जैसे अगर ये साइड हमारा, इस साइड का लेंथ हमें मालूम है ay, इस साइड का लेंथ मालूम है ax, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे 2 आपको दिख रहे होंगे इक्वेशन, यहाँ पे जैसे बताता हूँ, ये 2 इक्वेशन दिख रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, a साइन थीटा डिवाइड बाई a कॉस थीटा इक्वल्स टू ay अपॉन ax। अब क्या होगा हमारा, a से a हमारा कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता होगा, ये हमारा हो जाता है टेन थीटा इक्वल्स टू ay अपॉन ax, ये होता है हमारा। तो देखिए हमारा टेन थीटा हमें मिल गया, टेन थीटा मिल गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ay अपॉन ax। तो यही हो जाता है हमारा इस वेक्टर का डायरेक्शन।
3D में जो डायरेक्शन वगैरह निकालनी है वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इलेबोरेट चीज़ है, वो हम फिजिक्स में यूज करते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे काम का ये 2 डायमेंशनल वाले का एंगल निकालना और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड निकालना। 3D वाले का भी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम है, वो हमें काम आएगा, डायरेक्शन उसका काम नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको मैग्नीट्यूड वाला बता देता हूँ। जैसे 3D में कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, वो हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंगल निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं और वहीं पे यूज भी होता है। फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं वेक्टर, वो बेसिक ही है, इसलिए हम लोग बेसिक यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए कंपोनेंट, जैसे ऊपर में हमने बात किया कंपोनेंट लेना, कैसे कंपोनेंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए, तो अब इसका कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। इसका एक तरह से देखें तो अगर 3 एक्सिस में देखें तो 3 साइड कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम पड़ने वाला है वो 2 ही साइड वाला में है, तो इसलिए हम लोग 2 एक्सिस में ही देखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अपना एक्सिस बना लें, जैसे ये कुछ होगा और ये कुछ होगा, तो जो ये हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर की एक कंपोनेंट तो इधर आएगी और एक कंपोनेंट इधर आएगी। इधर यहाँ पे लेट से आएगी ए एक्स आई का, इधर आएगी ए वाई जे कैप, टोटल 2 कंपोनेंट आएगी। तो इस कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, अगर एंगल थीटा है इस वेक्टर का, तो कंपोनेंट हमारा ऊपर में जैसे मैंने आपको बताया ए एक्स क्या हो जाएगा, ये ए, इधर थीटा यहाँ पे है तो ए कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। साथ ही ए वाई की बात करें अगर हम, तो ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये होता है हमारा कंपोनेंट लेना। बहुत बार आपको दिया रहेगा, वेलोसिटी दे देगा किसी एक डायरेक्शन में ऐसे, उसके बाद ये लेट से वी है, तो हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है। स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे, हमेशा हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होगी किसी भी एक एंगल थीटा पे, तो उस केस में हमें हमेशा 2 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कंपोनेंट हम कैसे ले रहे हैं। थीटा के बगल वाला जो हमारा होता है, थीटा के जस्ट बगल वाला जो एक्सिस होता है उस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के अपोजिट वाला होता है वहाँ पे साइन थीटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोग इसको बहुत बार देखेंगे कि ऐसे ए कैप के ये से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, वेक्टर ए को अगर हम इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर। यानी किसी वेक्टर में 2 चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हमने 1 कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और उसका डायरेक्शन एज इट इज रह गया, तो वो हो गया उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब आपको मैं ऊपर में बताया था 3 यूनिट वेक्टर हैं जो हमारे तीनों एक्सिस होते हैं, उनके 3 यूनिट वेक्टर हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस का जो होता है उसको जे कैप, और जेड एक्सिस वाले को के कैप। तो आई कैप जो हमारा है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे कैप हमारा वाई एक्सिस का है, और के कैप हमारा जेड एक्सिस का है। तो हमारे टोटल 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए जैसे कि कोई भी नंबर दिया रहता है, अलजेब्रा में आप कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते थे, तो वैसे ही वेक्टर्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स अलग होते हैं। और देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या अलग होता है मैं आपको बताता हूँ। सब्ट्रैक्शन जो है ना वो भी एडिशन ही है, बस निगेटिव साइन के साथ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर हम लोग 1 - 2 ऐसा लिखना हो तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + -2। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन निगेटिव नंबर के साथ, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग आगे यूज करेंगे वेक्टर्स में भी, जैसे इजी पड़ता है, कंफ्यूजन कम होता है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कुछ सेम लॉज हैं। एक आप बस एडिशन समझ लो, जब जहाँ भी आपको सब्ट्रैक्शन दिखे आप बस क्या करना, साइन उल्टा करके ऐड कर देना, वहाँ पे सब कुछ आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, इजी भी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सब एडिशन सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की बेसिकली, सब्ट्रैक्शन की नहीं।
देखिए एसोसिएटिव होता है हमारा नेचर में। एसोसिएटिव मतलब क्या, ए प्लस बी, पहले आप ए प्लस बी, ए और बी को ऐड कर दिए, उसके बाद उसमें सी ऐड कर रहे हैं, तो ये सेम चीज देगा जो ए को बी और सी एक साथ ऐड करके ए में ऐड करने से आएगा। जैसे आप पहले क्या किए, यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ, ए और बी को एक साथ ऐड किया, उसके बाद में आपने सी को ऐड किया। दूसरे केस में बी और सी को पहले ऐड कर दिया, उसके बाद इसको ए में ऐड किया, तब भी ये दोनों साइड हमारे इक्वल होंगे। यही होता है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना। जैसे कि अगर यहाँ पे ए और बी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी भी वही होगा जो बी प्लस ए होगा। ये होता है हमारा कम्यूटेटिविटी। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रिलेशन फंक्शन में, वहाँ पे भी हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की। तो देखिए क्या होता है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, तो उस वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर ऐसे भी होता है। अब हमारा एडिशन का दो तरीका होता है, एक हमारा होता है ग्राफिकल तरीका, एक होता है एनालिटिकल तरीका। मतलब ग्राफिकल वे, एनालिटिकल वे। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफिकल वे क्या होता है। ग्राफिकल वे में हमारे दो लॉज हैं, एक ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, जैसे कि देखिए हमारा एक ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर हमारा है बी, तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग एडिशन करेंगे, अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, तो जैसे इसके इनिशियल के को फाइनल एंड से हम लोग मिला देंगे, तो ये जो हमारा वेक्टर आएगा यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा होगा। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ट्रायंगल का जो दो साइड अगर हमें दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हम खुद से अगर पूरा कर देते हैं, तो वो साइड इनिशियल से लेकर फाइनल तक, इसमें एरो का डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा। क्योंकि देखिए कैसे मैं इसको लिखता हूँ, जो हमारा वेक्टर आर होगा इक्वल टू, देखिए आर यहाँ से यहाँ गया इस केस में। अब यहाँ जाने का दो तरीका है, ये इनिशियल पॉइंट लेट से ओ है, तो ओ से ये पॉइंट पी है, तो ओ से पी जाने का एक तरीका इधर से क्यू हो के भी है, ओ क्यू पी, और एक तरीका डायरेक्टली पी तक है। तो हमारा वेक्टर क्या करता है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक तरह से बता देता है। जैसे अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी समझो, तो डिस्टेंस अगर बताना होता तो डिस्टेंस हमारा ये वाला हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीका से जब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर आर इधर से इधर तक, और ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं हम लोग, डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। देखिए क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम पॉइंट ओ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट से, तो ओ से सबसे पहले क्यू पे जाएंगे, तो ओ क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी ओ, तीनों वेक्टर का जो हमारा सम आएगा ना वो जीरो होगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल के अलोंग अगर हम जाते हैं, तो जो सारे साइड्स का सम होगा ना एक सेम डायरेक्शन में, वो जीरो के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे वो चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए ओपी हमारा ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे देखिए आर जो है हमारा, आर ओ से पी तक है, लेकिन हमें यहाँ पी से ओ तक लेना है, तो फिर क्या इसको लिखेंगे माइनस आर। मैंने बोला था ना आपसे, डायरेक्शन जब भी उल्टा होगा, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो यही हो जाएगा ओ। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू आर। यही होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ट्रायंगल के साइड्स के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो जब हम ज्वाइन करेंगे थर्ड साइड को, तो दो साइड के सम के इक्वल होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, तो पूरा ट्रायंगल के एक लूप के अलोंग जो हमारा टोटल वेक्टर का सम होगा वो जीरो होगा। अब इसी का एक एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ले लिया अपना ए वेक्टर, और यहाँ पे हमने ले लिया अपना बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तो हमारा रिजल्टेंट ये आएगा। ओके, अब देखिए ये जो रिजल्टेंट हमारा होगा ये आर, इसको R1 नाम देते हैं। तो R1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऊपर में मैंने आपको बताया, या फिर दूसरे वे में लिखें तो ए प्लस बी प्लस माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी आपको ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो हमारा ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको आपने ये डायगोनल लिखा, आपको दूसरा का डायगोनल लिखना है। जैसे दूसरे कलर से देखते हैं, जैसे इस पैरेललोग्राम का तो एक और डायगोनल होगा यहाँ पे R2। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो अगर नीचे हमारा वेक्टर ए है तो ऊपर भी तो ये हमारा इसके पैरेलल वेक्टर है। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर स्पेस में हम कहीं भी शिफ्ट करेंगे वो कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर होंगे साथ ही एक वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट करते हैं वो सेम वेक्टर इक्वली होगा। तो यहाँ पे पैरेलली अगर इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हमें ऊपर ए वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर हमें ये दूसरा वाला डायगोनल लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R2 प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको अगर हमें लिखना हो R2 प्लस ए माइनस बी। ओके, अब वेक्टर R2 हमारा अगर इधर बाकी सारे टर्म्स को हम लेके चले जाएं तो R2 इक्वल्स टू बी माइनस ए। जैसे हमारा अगर एक डायगोनल ए प्लस बी है तो दूसरा डायगोनल हमारा बी माइनस ए आ गया इस पैरेललोग्राम का। और साथ ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दूसरा हमारा है इस वाले साइड को हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर बी प्लस ए, ये हमारा R1 यहाँ से भी आ जा रहा है, और साथ ही ये जो R2 है इसको ए प्लस R1 ए प्लस R2 माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेम चीज आ रहा है, ए प्लस R2 माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी हमें मिल रहा है सेम चीज। तो ऐसे पैरेललोग्राम के साइड के टर्म्स में भी आप डील कर सकते हैं। प्लस माइनस का यहाँ पे लोचा हो सकता है वो आप देख सकते हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हम ये जो एरो का एंड है, एंड से इसके हेड की तरफ जाएंगे तो हमेशा उस डायरेक्शन में हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहे हैं, टेल से हेड की तरफ, तो ये वेक्टर पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन उसी के अपोजिट जैसे देखिए यहाँ से यहाँ हम गए R1 लिए, लेकिन अब बी का हेड पहले आ गया टेल बाद में आया, तो बी को हम लोग निगेटिव लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ए का इधर अगर इधर के डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में ए को भी हम लोग माइनस में लेंगे। तो ये होता है हमारा दो लॉज वेक्टर एडिशन का। आपको जो इजी लगता है कॉम्परेटिवली आप यूज कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज आपको ट्रायंगल लॉ का ही होगा। आपका ट्रायंगल लॉ से लगभग हर जगह काम चल जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ का आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि आप वेक्टर्स को स्पेस में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो वेक्टर हमेशा सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड बस सेम रहना चाहिए, आप मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, और उसको शिफ्ट हमेशा पैरेलली करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इजी तरीका जो हम लोग पूरे फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो देखिए इजी तरीका क्या होता है। कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसा कोई दो वेक्टर हमारे पास है, तो इसको हम लोग जब भी ऐड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स होंगे ना बस वही ऐड होंगे। जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये होता है हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम यूज करने वाले हैं रेगुलरली और ये काफ़ी इजी पड़ता है, तो इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि हमेशा जो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स होंगे ना बस उन्हीं को ऐड करना है। इसके बाद हम आते हैं सबसे मेन अपने टॉपिक पे, जो हमारे दो मेन टॉपिक है, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो है हम फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। यानी जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आएगा, और जो फाइनल आउटपुट हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा वो एक वेक्टर आएगा। तो हम शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। द डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इज एन अलजेब्रिक ऑपरेशन दैट टेक्स टू वेक्टर्स एंड रिटर्न्स अ सिंगल नंबर और स्केलर। मतलब यहाँ पे दो वेक्टर हम इनपुट में देंगे और हमें आउटपुट में मिलेगा एक स्केलर नंबर। तो ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इसको कैसे, इसका एप्लीकेशन होता है देखिए क्या। जैसे इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में जो मेनली हम लोग देखने वाले हैं, वर्क जब कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमारा वर्क आता है। पावर जब आएगा, पावर भी एफ डॉट भी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। और साथ ही दो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालना होगा ना तब डॉट प्रोडक्ट हमें काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में फ़ायदा ये है ना कि हमें स्केलर नंबर्स के साथ डील करना है। नंबर्स के साथ डील करना कॉम्परेटिवली ईजी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना होता है। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन कॉम्परेटिवली वो मुश्किल होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है।
डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा ईजी होता है, वो हम लोग अभी निकालेंगे तो देख लेंगे। बाकी ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सेम चीज़ जो हम यहाँ फिजिक्स में करते हैं, तो ऐसे करके इसका यूज होता है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाता है हमारा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा जो हमारा है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा थीटा। अब ये एक तरीका हुआ अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम है तो। सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड तरीका होता है अगर वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमारा एक वेक्टर है। वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमारा दूसरा वेक्टर हुआ। अब इन दोनों वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए ए डॉट बी। अब ये हमारा क्या होगा? तो जैसे हम लोग ऊपर में डील कर रहे थे ना, सेम ऊपर वाला ही ट्रिक यहाँ भी होगा। जो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो दूसरे वाले होंगे वो सारे खत्म, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अब ऐसा क्यों होगा? इसके लिए हम लोग एक बार डायरेक्शन में जाते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे होते हैं ना, जैसे अगर इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें बारी बारी लेना होता है हर एक डायरेक्शन में। जैसे ये एक क्वांटिटी हुआ ए एक्स, ये ए एक्स है, ए एक्स आई कैप, तो इसका एक बार डॉट इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे। लेकिन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए जब ए एक्स का डॉट लेंगे, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा पहला टर्म है ये तो हमारा हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ये वाला टर्म हमारा जीरो, प्लस ये थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्या होगा, जब भी ये हम सबसे पहले एक बार समझते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी दो वेक्टर है और कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो देखिए ये वेक्टर जो हमारा है ए एक्स आई कैप, ये ए एक्स आई कैप है, ये बी वाई जे कैप है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम लोग इसको एक्सिस पे देखें तो देखिए ये हमारा इधर कहीं पे यहाँ पे होगा ए वाई, इधर कहीं होगा ए एक्स, सॉरी बी वाई, इधर कहीं बी वाई होगा, इधर कहीं हमारा ए एक्स होगा। तो अगर दोनों के बीच का हम अगर लेते हैं डॉट, तो उस केस में क्या होगा, हमारे दोनों के बीच का एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो इसको ए एक्स बी वाई कॉस 90 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कॉस 90 जो हमारा है ना, कॉस 90 ये हमारा जीरो दे देगा, और ये जीरो होगा ना तो ये हमारा टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो कभी भी इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक बेसिक आप याद रखना, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं, आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू जीरो। ये सारे ऐसे क्यों होंगे? क्योंकि ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी एक एक्सिस के साथ दूसरे का अगर लेंगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब सेम एक्सिस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें पूरा का पूरा वो मिल जाएगा टर्म, लेकिन जब दूसरे वाले एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे, डॉट प्रोडक्ट हमारा काफ़ी ईजिली मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया अपना डॉट प्रोडक्ट। अब जब एंगल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। जैसे ए का मैग्नीट्यूड मैंने आपको ऊपर बताया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वैसे बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपसे एंगल निकालने पूछे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो
इस तरह से फिजिक्स में हम एंगल निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए। तो ये होता है हमारा एक इजी तरीका। नेक्स्ट हमारा डॉट प्रोडक्ट में ये था। डॉट प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। वैसे उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ डॉट प्रोडक्ट की। जैसे कि एक बेसिक सी है, अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट लेंगे, ए डॉट है, ये हमारा हो जाता है ए का स्क्वायर, या बोलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये ए डॉट ए का आ जाएगा हमारा, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर लास्ट में सारे ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे में मल्टीप्लाई होकर, तो हमें ये मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, the cross product, also known as vector product, is a binary operation on two vectors in 3D Euclidean space. It results in a vector that is perpendicular to both of the original vectors. जैसे इसमें क्या होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा होगा ना, या क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो हमारे दो वेक्टर हैं, मान लीजिए दो वेक्टर पहले से स्पेस में है, उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो जो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों वेक्टर्स के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब पहले वाले वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा, वो एक अलग ही डायरेक्शन में होगा। ये कैसे होगा, मैं आपको कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, वो भी मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे देखिए, फिजिक्स में इसका जो मेन एप्लीकेशन हमारा आएगा वो कैलकुलेटिंग फोर्स। जब हम फोर्स कैलकुलेटिंग टॉर्क, सॉरी, जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे टॉर्क के लिए क्या होता है, एफ क्रॉस आर, फोर्स क्रॉस जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उससे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है। सेम एंगुलर मोमेंटम एल, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग मोमेंटम वेक्टर के साथ। और साथ ही लॉरेंट फोर्सेस, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिज्म वगैरह में और भी इलेक्ट्रिसिटी में भी आएंगे। तो वो सारी फोर्सेस का जो डायरेक्शन वगैरह होगा या फिर वो फोर्सेस कैलकुलेट होंगी वो हमारा इसी वेक्टर प्रोडक्ट के हेल्प से होंगी। बाकी इसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। जैसे दिखाता हूँ कैसा। जैसे दो वेक्टर्स हुए हमारे, ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो इस जो एक पैरेललोग्राम बनेगा ना यहाँ पे, उस पैरेललोग्राम का कुछ एरिया होगा, वही एरिया वेक्टर जो हमारा होगा ना, वही हमारा होगा ए क्रॉस बी। तो ये होता है इसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सिखाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी अगर लिखना हो तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन हम मान लेते हैं एन कैप। एन कैप मतलब एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, दो तरह से निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हाथ है ना, हमारे हाथ में ये तीन ऊपर की उंगलियां हैं। जैसे एक उंगली हमारी सबसे ऊपर, और हमारे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको रखना है। तो देखिए, जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर ये हमारा होगा वेक्टर ए, और ये जो हमारा नीचे वाला मिडिल फिंगर है ये हमारा होगा वेक्टर बी। अगर इन दोनों को हम ऐसे डायरेक्शन में सेट करके रखेंगे, इसको बी की तरफ और इंडेक्स फिंगर को ए की तरफ, तो हमारा जो थंब होगा ना, थंब हमें बताएगा कि किधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों वेक्टर्स के साथ, ये जो फाइनल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो देखिए, जो हमारा थंब है ना, अगर हम उंगली को अपने ऐसे रखेंगे, देखिए जैसे मैंने रखा है, उंगली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और थंब ऊपर की तरफ है, तो ये जो थंब है ना, इस उंगली के भी परपेंडिकुलर है और इस वाले उंगली से भी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। मतलब इस उंगली से भी ऊपर परपेंडिकुलर और इस वाली जो उंगली आगे की तरफ है इससे भी ऊपर परपेंडिकुलर। तो यही होता है हमारा बेसिक रूल। और दूसरा होता है थंब रूल। जैसे कि अगर हम ऐसे अपने थंब को कर्ल की तरफ रखते हैं, जैसे हमने ऐसा अपना हाथ किया ऐसे, और जैसे ये अभी वेक्टर ए को बता रहा है इधर की तरफ, ये वेक्टर ए है, तो ए से बी की तरफ हम इसको कर्ल करेंगे ना, ए, ये वेक्टर ए, अगर बी इधर की तरफ है तो बी की तरफ अगर हम इसको कर्ल करते हैं ऐसे, तो जो हमारा ये होगा थंब पॉइंट करेगा, यही डायरेक्शन हमारा होगा किस चीज़ का, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर उल्टा होगा, जैसे कि अगर वेक्टर बी इधर नहीं होके, मतलब इधर साइड जिधर हम लोग मान रहे थे पहले, इधर नहीं होके अगर अपोजिट साइड में है, तो उस केस में हाथ को उल्टा ऐसे करेंगे तो थंब हमारा नीचे आ जाएगा, और ए क्रॉस बी ऐसे जाएंगे तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे दो रूल्स होते हैं हमारे, इन दोनों रूल्स का हम यूज करते हैं वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। और बाकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए बी साइन थीटा, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, और सेम साइन थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। अब जैसे हमने ऊपर एक तरीका देखा था पहले एंगल्स के टर्म में, दूसरा मैग्नीट्यूड के टर्म में,
डॉट प्रोडक्ट निकालने का, वैसे ही सेम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भी एक और तरीका होता है। अगर हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं दोनों, तो जैसे देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ऐसे केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई जे के, फिर यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। बस अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, इससे जो भी वैल्यू आती है वो हमारी होती है क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल। आई होप आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़ा हुआ होगा। तो बाकी डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं ये हम क्लास में जब करेंगे तब सीखते रहेंगे। यहाँ पे बिना वैल्यू के ओपन करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, वैल्यू के साथ आप देखोगे काफ़ी ईजी होगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो ये होता है हमारा एक तरीका। अब इस केस में भी आप एंगल निकाल सकते हो कैसे, अगर आपको मालूम है यहाँ पे जो फाइनल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका एक वैल्यू मालूम है, और हमारे यहाँ से साइन थीटा का हेल्प से भी आप एंगल निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे वेक्टर से डील करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना ये वाला, ये एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर अगर आएगा ना तो वेक्टर से डील करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। बाकी जैसे ऊपर में हमने कुछ समझा था जैसे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो वैसे यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे याद करने का एक ईजी तरीका है, जैसे हम लेते हैं आई जे के, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब देखिए, आई क्रॉस जे जो होगा हमारा इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। मतलब इस सर्कल से हमें क्या हेल्प मिल रहा है, देखिए आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, सेम फिर के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। तो इस सर्कल का यही फायदा है, जैसे आई जे के आप एक सर्कल बना लो और एक एरो तीनों पे दे दो, उसके बाद दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, फिर नेक्स्ट इन दो का इस तीसरे वाले के इक्वल होगा, फिर उसके बाद इन दोनों का इस तीसरे के इक्वल होगा। तो ये होता है हमारा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ देखिए जैसे कि आई क्रॉस जे, इधर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल, के जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के इक्वल, फिर सिमिलरली के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जे के इक्वल मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर्स के साथ ऐसे डील करते हैं। इस केस में क्या होगा, मान लो यहाँ पे अगर आई क्रॉस जे ना होके जे क्रॉस आई है तो कुछ नहीं होगा, बस माइनस के हो जाएगा। उल्टा अगर जाएंगे, एरो को उल्टा जाएंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के, इसे देखिए जे क्रॉस आई, एरो को उल्टा हम लोग जा रहे हैं तो के ही आएगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ। फिर वैसे ही आई क्रॉस के जाएंगे तो माइनस जे आ जाएगा। ओके, तो आप इस सर्कल का इसका यूज करके ये सारा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सेम एक्सिस में करेंगे तब क्या होगा। ये देखिए आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जीरो, दैट्स इक्वल टू जे क्रॉस जे डेट इक्वल्स टू के क्रॉस के। अब ऐसा क्यों होगा चलिए देखते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो थीटा हमारा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और आई और आई, आई और आई के केस में आप देख रहे होंगे दोनों ही सेम एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सेम एक्सिस के अलॉन्ग है मतलब दोनों के बीच का एंगल जो हमारा होगा ना, एंगल इस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। और जब भी 0 होगा तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम लोग सेम एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स दो हैं तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस केस में 0 हो जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए जो हमारा ए क्रॉस ए होता है ना, ये 0 हो जाता है। ऊपर हमारा ए डॉट ए क्या हो रहा था, ए स्क्वायर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस ए जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वेक्टर है। मतलब दोनों के बीच का एंगल जो होगा ना सेम वेक्टर, मतलब ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, एंगल 0 मतलब साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0। यही होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो भी हमारा दो वेक्टर्स का होता है।
तो आज के लिए बस हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में या फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम क्लासेस करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिससे हमें कॉन्सेप्ट एक बार ग्रैब हो सके। पूरे चैप्टर में इसका एप्लीकेशन हमें मिलता रहेगा। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम बीच बीच में क्वेश्चंस यहाँ पे डालते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा लंबा होगा, और उस केस में आप इसको एक कॉन्साइज वे में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन अलग से करते हैं एक अलग अलग वीडियो में। बाकी क्लास में इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।